क्या दोस्तों आपको पता है रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? डीआरडीओ द्वारा गुजरात के किस शहर में 900 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को और आज ही है 20 अप्रैल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 अप्रैल। बोले तो यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे। ओके, तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। किसको? कंगी जी को चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। और पहला चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया था वो भी आप याद रख लीजिए। साल 2010 में 12 नवंबर को पहली बार चीनी भाषा दिवस मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से इसे हर 20 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और जब यहाँ चाइनीज लैंग्वेज डे की बात करते हैं तो यहाँ मैप में देखिए कि चीन कहां पर है। हमारे भारत देश से सटा हुआ यहां पर दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश और यहां पर है यह तिब्बत और आगे बढ़ते हुए यहां पर है यह चीन। चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। और जब हमने मनाया है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस का भी जिक्र किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई और इसलिए प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को यूनो डे भी मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य कंट्री है? 193 देश है। और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन, गुजरात के किस शहर में डीआरडीओ का 900 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा? डीआरडीओ द्वारा हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर में 900 बिस्तर वाला एक कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। केंद्र ने गुजरात में डीआरडीओ के 900 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 25 डॉक्टर और 75 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने का भी फैसला किया है हमारी केंद्र सरकार ने। और गुजरात में ही क्यों? क्योंकि गुजरात में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले अहमदाबाद में सामने आ रहे हैं और इसीलिए अहमदाबाद शहर में यह कोविड अस्पताल खोला जाएगा, जल्द ही तैयार किया जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं प्रिपरेशन जारी है और यहाँ ऑक्सीजन और आईसीयू बेड भी होंगे। तो देखो डीआरडीओ अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी कन्वेंशन और प्रदर्शन केंद्र में 900 बिस्तर के कोविड अस्पताल की स्थापना करने जा रहा है और इस अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की सुविधा भी होगी। और यहां हम बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एक मंथ पहले ही सुर्खियों में आया था।
डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहां से किया? डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया। और तब भी मैंने आपको डीआरडीओ के बारे में बताया था यह फैक्ट। यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली का डीआरडीओ भवन डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और यह डीआरडीओ तो यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है, यानी कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में डीआरडीओ कार्य करता है। और डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस भी मनाया। कब? 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। ओके, तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मार्च 2022 तक गांवों में घरों को 25 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार ने, किसने? कर्नाटक राज्य की सरकार ने मार्च 2022 तक गांवों में घरों को 25 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2021-22 के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की, ताकि राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। और यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। तो वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध कराने की योजना कर्नाटक सरकार ने बनाई है। तो कर्नाटक राज्य में कुल 91.19 लाख ग्रामीण घर है। कितने? कर्नाटक में 91.19 लाख ग्रामीण घर है, जिनमें से 28.44 लाख यानी कि परसेंटेज में बोले तो 31.2% घरों को नल से जल आपूर्ति पहले से ही की जा रही है। और इस योजना के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सघन शिकायत समाधान तंत्र राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है। और इस समाधान तंत्र का नाम क्या दिया गया है? भूमि ऑनलाइन परिहारा। क्या? भूमि ऑनलाइन परिहारा। यह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा कुछ शिकायत जो आती है तो उनका समाधान आपको इस पोर्टल पर मिलेगा। और जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना। तो हमें यह भी याद रख लेना है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना। 2021-22 में ग्रामीण घरों को नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए देश में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश करने की भी योजना बनाई गई है। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश की योजना बनाई है केंद्र सरकार ने। और यहां बात करते हैं कर्नाटक राज्य के। तो आप मैप में देखिए कि यह है कर्नाटक। कर्नाटक के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो एक छोटा सा राज्य गोवा, इसके साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इतने राज्यों से सटा हुआ है यह कर्नाटक। कर्नाटक का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की कैपिटल का नाम क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्य प्रतीक के बारे में भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि रेलवे एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो कर्नाटक का राजकीय पुष्प है कमल, कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन, और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है नीलकंठ। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। और जब भी कोई स्टेट की बात आती है तो हमारी GK 2020 चैनल पर एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, और वो सभी स्टेट से रिलेटेड है। और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, कैपिटल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट, 6 फैक्ट को शामिल करते हुए एक अलग से वीडियो हमने बनाया है। आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की।
हाल ही में सुर्खियों में रहे अंकित नरवाल, विश्वामित्र चौंगथम, सचिन और विशाल गुप्ता कौन है? हाल ही में यह 4 व्यक्ति सुर्खियों में रहे हैं, अंकित नरवाल, विश्वामित्र चौंगथम, सचिन और विशाल गुप्ता। तो यह सभी कौन है? जाने माने मुक्केबाज है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन यह चारों मुक्केबाज सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि पोलैंड के कैल्से में, कहां पर? पोलैंड के कैल्से में विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के 5 मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और महिला वर्ग में गीतिका ने अंतिम 8 में प्रवेश किया है। और यह कहां पर आयोजित हो रहा है? तो आपको देश का नाम याद रखना है। देश का नाम है पोलैंड और पोलैंड में कैल्से में, कहां पर? कैल्से में यह ग्रीन हिल पर आयोजित किया जा रहा है। तो पुरुष वर्ग में एशियाई रजत पदक विजेता अंकित नरवाल, विश्वामित्र चौंगथम, सचिन और विशाल गुप्ता अंतिम 8 में पहुंच गए हैं, मतलब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और भारत ने 20 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में भेजा है और प्रतियोगिता में 52 देशों के 414 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी चैनल की ओर से हमारे भारत देश के मुक्केबाजों को हार्दिक शुभकामनाएं कि वो हमारे भारत देश को गोल्ड दिलाए और हमारा गौरव भी बढ़ाए। और यहां जब इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है पोलैंड में, तो आप मैप में देखिए, यह है पोलैंड। पोलैंड के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर है रूस, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया और यहां पर है जर्मनी। इतने देशों से सटा हुआ। और पोलैंड की कैपिटल का नाम है वार्सो। पोलैंड की करेंसी है ज़्लोटी और यह यूरोपीय संघ का 6वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और पोलैंड एक उच्च विकसित देश है जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा MK4482 क्या है? सुर्खियों में रहा यह MK4482 क्या है? एक एंटीवायरल दवा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीवायरल दवा। लेकिन यह MK4482 एंटीवायरल दवा सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि एक अध्ययन के अनुसार MK4482 जो एक प्रयोगात्मक एंटीवायरल दवा है, इस दवा से SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए, यानी कि कोविड-19 के संक्रमण के लिए उपचारित किए गए हैमस्टर्स के फेफड़ों में वायरस के स्तर में कमी आई है। यानी कि इस दवा के जरिए जो फेफड़ों में कोविड-19 का संक्रमण फैला है उसमें कमी दर्ज की गई है यह एंटीवायरल दवा से, जिसको नाम दिया गया है MK4482। तो यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में, कौन सी पत्रिका? नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित किया है। और MK4482 अब मानव नैदानिक परीक्षणों में है और यह मौखिक रूप से दिया जाता है। और आंकड़े बताते हैं कि MK4482 उपचार कोरोना वायरस के लिए उच्च जोखिम को कम कर सकता है, यानी कि एक नई उम्मीद है इस दवाइया में। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने वेरा गैड्रोइड्स को डूडल बनाकर याद किया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं गूगल ने जो डूडल बनाया था वेरा गैड्रोइड्स का, इमेज में आप देख सकते हैं। यदि आपने कल गूगल पर सर्च किया है तो इसी तरह की इमेज आपको दिखाई दी होगी। तो यह गूगल ने डूडल बनाया था वेरा गैड्रोइड्स का। और यह कौन थी? एक जानी मानी डॉक्टर थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर। तो गूगल ने 19 अप्रैल 2021 पर रूस की पहली महिला मिलिट्री सर्जन वेरा गैड्रोइड्स को डूडल बनाकर याद किया। और 19 अप्रैल को डॉक्टर वेरा गैड्रोइड्स का 151वां जन्मदिन मनाया गया। जी हाँ, 151वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर डॉक्टर वेरा गैड्रोइड्स को याद किया। और डॉक्टर वेरा गैड्रोइड्स, इमेज में आप देखिए तो यह है यह महिला। और यह कौन है? तो डॉक्टर वेरा गैड्रोइड्स को दुनिया की पहली महिला सर्जन प्रोफेसर के तौर पर भी जाना जाता है। एक सर्जन होने के अलावा वेरा गैड्रोइड्स प्रोफेसर, कवि और लेखिका भी थी। वेरा गैड्रोइड्स को उनके निडर सेवा और युद्ध चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत जवानों की जान बचाने के लिए याद किया जाता है। और डॉक्टर वेरा गैड्रोइड्स का पूरा नाम क्या?
वेरा इग्नाटिवेना गेड्रोइड्स। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। डॉक्टर वेरा गेड्रोइड्स का पूरा नाम वेरा इग्नाटिवेना गेड्रोइड्स। और जन्म कब और कहां हुआ था? तो 19 अप्रैल 1870 को कीव के लिथुआनियाई शाही वंश के एक प्रमुख परिवार में इस महिला का जन्म हुआ और उस समय वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में RKS भदौरिया निम्न में से किस देश की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के एयर चीफ मार्शल जिसका नाम है RKS भदौरिया, और हाल ही में वो फ्रांस देश की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस देश। वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? RKS भदौरिया। RKS भदौरिया 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज फ्रांस के लिए रवाना हुए, यानी कि वो रवाना हो गए हैं। और उनकी यात्रा के दौरान दोनों वायुसेनाओं के बीच संपर्क मजबूत करने के संभावित उपायों पर विचार विमर्श होगा। और भदौरिया फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे और वायुसेना केंद्रों का दौरा भी करेंगे। और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष फरवरी में फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल जिसका नाम है फिलिप लेविन भी भारत आए थे। और अब हमारे भारत देश के एयर चीफ मार्शल गए हैं फ्रांस देश में। और जब भी फ्रांस देश की बात आती है तो फ्रांस देश से जुड़ा हुआ एक युद्ध अभ्यास भी आप याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि भारत किसके साथ मिलकर डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा, यानी कि किया गया है। तो हमारा भारत देश डेजर्ट नाइट 21 नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है फ्रांस देश के साथ मिलकर। और तब भी मैंने आपको फ्रांस देश के बारे में बताया था कि आप मैप में देखिए, यह है फ्रांस के अगल बगल में बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और यहाँ पर स्पेन, इतने देशों से सटा हुआ है। और फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस। और यूरोप में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स और फ्रांस की करेंसी है यूरो CFP फ्रांस। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान ने IP गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया? IP गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है किस संस्थान ने? NIXI यानी कि निक्सी ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है NIXI। लेकिन निक्सी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी का पूर्ण स्वरूप। और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी का पूर्ण स्वरूप आपने याद रख लिया। ओके, तो निक्सी ने भारत में IPv6 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ नई पहलों की घोषणा की। और दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पिछले साल फरवरी में सभी सरकारी संगठनों को मार्च 2020 तक IPv6 में परिवर्तन अनिवार्य कर दिया था। और निक्सी ने IPv6 प्रणालियों में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए IP गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया था। और निक्सी IPv6 के लिए एक शिक्षा मंच भी बना रहा है जिसे निक्सी अकादमी कहा जा रहा है। तो IPv6 तो यह इंटरनेट प्रोटोकॉल है और वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं IPv4 और इसको परिवर्तित करने की बात कही गई है। 9वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को कब तक बंद रखने का फैसला लिया गया है? कोविड-19 के कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित कुछ स्मारक है उनको अगली 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15 मई। और हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 15 अप्रैल 2021 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को आगामी 15 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। और यह डिसीजन लिया गया है हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यह
भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। और हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1861 में। और स्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? पहले तो प्रतियोगिता का नाम आप ध्यान से पढ़िए, इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल। तो यह गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल, जिसका नाम है www.gallantry-awards.gov.in, तो इस पोर्टल देश के गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए भारत के अग्रणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। और गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल ने इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और इमेज में आप पोर्टल की जो स्क्रीनशॉट है वो भी देख सकते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स। और इसमें देश के गैलेंट्री अवार्ड्स विजेताओं को अभिनव एवं अनोखी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारत से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? गैलेंट्री अवार्ड्स विजेताओं के लिए श्रद्धांजलि संदेशों की एक श्रृंखला तैयार करना। और यह प्रतियोगिता 15 अप्रैल से 15 मई 2021 के बीच आयोजित की जा रही है। आगे बात करें 11वें क्वेश्चन की, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? जब रामायण की बात आती है तो रामायण सीरियल में दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर राम और सीता जी का, तो राम का किरदार किसने निभाया था और सीता जी का किरदार किसने निभाया है? यह दो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने यहां छोड़ रहा हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। और मैंने प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में हाल ही में बताया कि वो हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कल रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर एक वेबिनार इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म को भी संबोधित किया। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया वो भी आपको याद होगा। चलिए आगे बात करें तो ऑनलाइन प्रदर्शनी में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के भारत के विभिन्न कला स्कूलों से 39 लघु चित्रों के संग्रह को दिखाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है? कौन सा राज्य? नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है। इमेज में आप देख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड सरकार ने राज्य की स्वदेशी निवासियों को पंजीकृत करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय लिया है। और जुलाई 2019 में नागालैंड सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के तर्ज पर RIIN यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च किया था। और यह समिति नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर को तैयार करेगी। और जब जिक्र किया गया है नागालैंड का, तो नागालैंड से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रख लेना चाहिए। 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और नागालैंड को आप मैप में देखें कि यह है नागालैंड। और नागालैंड के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहाँ पर है आसाम, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर म्यांमार यानी कि म्यांमार देश से भी अपनी सरहद साझा करता है, और यहाँ पर है मणिपुर। और नागालैंड की कैपिटल का नाम है कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल है RN रवि। और नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और नागालैंड में 16 जनजातियां पाई जाती है। और नागालैंड में 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। कब? नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। 13वां क्वेश्चन, फोर्टिफाइड राइस वितरण करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बनेगा? फोर्टिफाइड राइस वितरण करने वाला बिहार का पहला जिला बनने जा रहा है पूर्णिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्णिया।
और हाल ही में यह पूर्णिया जिला सुर्खियों में क्यों आया, आप मैप में देख सकते हैं। यह है मैप ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का यह मैप है और यहाँ पर है यह पूर्णिया जिला। तो बिहार में सबसे पहले फोर्टिफाइड राइस वितरण का श्रेय पूर्णिया जिले को मिलने वाला है और फोर्टिफाइड राइस वितरण करने वाला पहला जिला कौन बनेगा, पूर्णिया। और कुपोषण दूर करने में फोर्टिफाइड राइस काफी मददगार साबित होगा। और यह फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, तो देखो, दरअसल चावल के फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों यथा लौह, आयोडीन, जिंक, विटामिन एवं अन्य भी अलग अलग से शामिल किए जाते हैं। ओके, और पूर्णिया जिले को 25,000 क्विंटल फोर्टिफाइड राइस की खेप प्रदान की जाएगी। कितने, 25,000 क्विंटल फोर्टिफाइड राइस की खेप प्राप्त हो गई है। 14वां क्वेश्चन, दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। इमेज में आप देख सकते हैं भारत के एक जाने माने रेसलर दीपक पुनिया, और दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि वो फाइनल में हार गए हैं, लेकिन यह उपलब्धि भी हम कम नहीं कर सकते। दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंतिम दिन रजत पदक हासिल किया और 86 किलोग्राम भार वर्ग में। तो किस कैटेगरी में रजत पदक जीता है, 86 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के हसन यजदानी चाराती ने पुनिया को 10-0 से हराया। यानी कि फाइनल मुकाबला किसने जीता है, तो याद रखो ईरान के रेसलर हसन यजदानी चाराती ने। 15वां क्वेश्चन, इफ्को निम्न में से किस इकाई में प्रति घंटे 200 घन मीटर की क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है। इफ्को जो एक उर्वरक कंपनी है, तो इफ्को हाल ही में दोस्तों गुजरात के कलोल इकाई में प्रति घंटे 200 घन मीटर की क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है। और आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है और इसीलिए इफ्को ने यह कदम उठाया है, वो यह आवकार्य है। तो कलोल की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को गुजरात में अपनी कलोल इकाई में प्रति घंटे 200 घन मीटर की क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को मुफ्त में इसकी आपूर्ति की जाएगी। मुफ्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी किसके द्वारा, इफ्को के द्वारा। तो इफ्को के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर यूएस अवस्थी वर्तमान में इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रही द डिसाइपल किस भाषा की फिल्म है। द डिसाइपल सुर्खियों में रही यह मराठी भाषा की फिल्म है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था मराठी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और किस कारण से यह डिसाइपल सुर्खियों में आई वो भी मैंने आपको कल बताया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है चौधरी प्रतीक। उन्होंने लिखा है कि द डिसाइपल मराठी भाषा की फिल्म है। तो आकाश अनुपम ने इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिटेल में बताया। सेनवा संजय, आपका आंसर बिल्कुल सही। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो चैतन्य तम्हाने ने इसका डायरेक्शन किया है। जय जवान नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, बिल्कुल सही आंसर दिया। दिव्या काथड़, मानसी प्रजापति, अश्वानी यादव, जाखड़ प्रदीप, आप सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। MU वाघेला, FA कुरैशी, खुशबू पटेल, RJ हंसा, नीलेश किक्कर, हेतलबेन गमार, अर्पिता सोलंकी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। यदि मैंने तो कल विथ इमेज आपको बताया था, लेकिन इमेज रखता तो आपको आंसर पता चल जाता, इसलिए इमेज हमने नहीं रखी है। कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की आत्मकथा का नाम है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके मित्र भी घर पर बैठे हैं और वो भी यदि कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं
और कोविड-19 का वक्त है तो उनको भी कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा। और इसीलिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।